नमस्कार दोस्तों, जादुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में भी हम इसे जानते हैं। ये किस आर्टिकल में है या इसका प्रोविजंस किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर कहा गया है। ठीक है, और किस पार्ट में है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। पार्ट 5 आर्टिकल 76। ठीक है, अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कैसे होता है या नियुक्ति कैसे होती है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और सजेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये याद रखना। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या होती है? इनकी योग्यताएं क्या कितनी होनी चाहिए एक भारत के महान्यायवादी को बनने के लिए? तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। ठीक है, तो सबसे पहला मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, सबसे पहला। दूसरा, मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर योग्यता रखता हो। ठीक है, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट। ये किसी हाई कोर्ट के 5 वर्षों तक जज रहा हो। ठीक है, फॉर 5 years एंड एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट एट 10 years। या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर, किसी उच्चतम न्यायालय के अंदर 10 साल तक वकालत की हो। ये योग्यताएं इसके अंदर होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता हो, या किसी हाई कोर्ट के अंदर या उच्च न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तक जज रहा हो, या 10 साल तक वकील रहा हो या वकालत की हो। ये, और सबसे लास्ट, ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति राष्ट्रपति को ये लगता हो कि ये विधि कार्यों की योग्यता रखता है या इस लायक है, तो भी ये अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ड्यूटीज, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अपॉन सच लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स पर ये गवर्नमेंट या भारत सरकार को या सरकार को सलाह देने का कार्य करेगा। ठीक है, जो भारत के महान्यायवादी हैं लीगल मैटर्स पर, या हम ये बोल सकते हैं कि ये एडवाइजर एडवाइजर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, लीगल मैटर्स पर। टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट और इन एनी केस ऑफ हाई कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट इज कंसर्न। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, उनका ये प्रतिनिधित्व करेगा। किसके बिहाफ पर? गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, राइट्स क्या होंगे इनके? राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग विदाउट अ राइट टू वोट। ये लाइन अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहला, इन्हें बोलने का अधिकार है किसके अंदर? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, या जॉइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन के अंदर। लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब समझे आप कैसे? लोकसभा में जाकर वहां की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहां चर्चा में भाग ले सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं, लेकिन विदाउट टू राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार किसी भी, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना संयुक्त अधिवेशन में है। ठीक है, ये याद रखना। और इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस। अच्छा, प्रिविलेजेस किसके बराबर मिलेंगे? एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किसी पार्लियामेंट के, संसद के सदस्य के बराबर प्रिविलेजेस मिलेंगे। ठीक है, टेन्योर, कार्यकाल कितना होगा? नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये कोई फिक्स नहीं है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। ये कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति ने जब चाहे तब हटा सकते हैं, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, रिमूवल कैसे?
मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, या प्रेसिडेंट को जब तक लगता है या उनके प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब हट जाती है, या मंत्रिपरिषद जब खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है, तब भी ये अपने पद से हट जाते हैं, क्योंकि ये इनकी सलाह पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था, या सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है? यह है केंद्र राज्य संबंध की जांच से, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, रिलेशंस को लेकर ये सरकारी आयोग गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1983 में। 1983 के अंदर सरकारी आयोग का गठन हुआ। किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 85। ठीक है, आर्टिकल 85 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। 1983 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1983। आर्टिकल 85 किससे रिलेटेड? केंद्र राज्य संबंध की जांच से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में तकरार है, क्या है, इन सब से रिलेटेड है ये, इन सब की जांच करेगा कौन? सरकारिया आयोग, कमीशन, सरकारिया कमीशन। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? कौन है? भारत का महान्यायवादी, जो हम भी बात कर रहे थे, भारत सरकार का चीफ एडवाइजर कौन है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, 1/10 गढ़पूर्ति के लेकर। गढ़पूर्ति कितने को लेकर? 1/10। अगर संसद के अंदर 300 हैं सदस्य, तो कम से कम 30 का होना उपस्थित है एक अधिवेशन की बैठक होना, वरना ये भी खत्म नहीं होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मैं समझाता हूं। मूल अधिकार, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51। मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं, लेकिन डीपीएसपी हमारे अधिकार नहीं है। ये वो चेक है जिसका भुगतान बैंक चाहे तो करे, और अगर नहीं चाहे तो ना करे। सरकार अगर चाहे तो इनका भुगतान करे या इनको फॉलो करे, जो बताया गया है 36 से 51 को लेकर, कल्याणकारी राज्य को लेकर। अगर सरकार चाहे तो इनको फॉलो करे, अगर ना चाहे तो इनको फॉलो ना करे। ठीक है, इसका आप ये समझिए, ये किसका कथन है? केटी शाह जी द्वारा ये बोला गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा। अगर उसके पास नहीं है तो वो उस चेक का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। स्टेट और सेंटर, इसके अंदर एक ही नागरिकता होगी। ये नहीं कि स्टेट की अलग नागरिकता हो और सेंटर की अलग, जैसा कि यूएसए में वहां दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग। ठीक है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जुडिशियल हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या आपको लगता है ये मूल अधिकार मुझे मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, लेकिन ये मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, या इसका हनन हो रहा है, अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट जाकर केस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए राज्य को, तो और नहीं मिल रही है, तो आप जाकर किसी भी कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि डीपीएस में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन हमें ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जुडिशियल है, ये नॉन जुडिशियल है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? राजनीतिक शक्ति का आधार, ये वर्ड ये समझिए क्या है? ये है भारत की जनता। अब भारत की जनता, राजनीतिक शक्ति का आधार, क्या रिलेशन है इनका? रिलेशन ये है कि भारत की जनता के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है।
ठीक है, भारत के या तो अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से, या तो डायरेक्ट इलेक्शन से या इनडायरेक्ट इलेक्शन से। भारत का जो राजनीति है वो भारत की जनता के हाथ में है। समझे कैसे? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर शासन। समझे? जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन, यह है राजनीतिक शक्ति। या ऐसे हम बोले थे डेमो, ये क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसमें भारत की जो जनता है ना, उनके हाथ में सब कुछ है। राजनीतिक आधार की शक्ति का क्या है? भारत की जनता। समझ में आया? क्योंकि जनता इलेक्शन, जब इलेक्शन होते हैं तो जनता वोट देती है, और वही जिसको वोट देती है वो संसद में जाता है, और वही जनता के ऊपर शासन करता है। तो राजनीतिक शक्ति किसके पास हुई? जनता के पास। वो किसने चुना? जनता ने। जो शासन कर रहा है जनता के ऊपर, वो किसके द्वारा चुनकर गया? वो चुनकर गया भारत की जनता के द्वारा ही। समझे? इसलिए राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। सबसे शक्तिशाली कौन है? भारत की जनता, जब चाहे सत्ता पलट दे। समझ में आया? योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? ये हुआ था मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। योजना आयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक आयोग है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी योजना आयोग को लेकर नहीं, कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, वैसे भी अब योजना आयोग नहीं है, अब है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्यों, और ये कब था? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बदल कर दिया गया। नीति आयोग का कार्य क्या है? ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ये सोचता है कि भारत के कल्याण के लिए क्या योजनाएं लाई जाएं। ये एक भारत का थिंक टैंक है। ये केवल सोचने का कार्य करता है और भारत को सलाह देता है कि ये करना चाहिए भारत के कल्याण के लिए। अगर भारत को कुछ अच्छा करना है, भारत की जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है, तो हमें ये योजनाएं लानी चाहिए, यही सब करनी है। थिंक टैंक की तरह कार्य करता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कितना? 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? वो होंगे पीएम। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कौन है? पीएम। ठीक है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा नहीं, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 1976 के अंदर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। कौन सा अधिकार हुआ? कौन सा अधिकार कम हुआ? यह हुआ था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का, अब ये कौन सा अधिकार बन गया? ये बन गया कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार बन गया है अब। और किसमें है? 300 का, आर्टिकल 300 का के अंदर ये कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, लोकसभा या राज्यसभा, इसमें से किसी भी संसद के अंदर ये सबसे आसान से पारित किया सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।